तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए प्रीलिम्स पेपर सेट पर। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं इसमें। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, और ये जो प्रश्न हैं ये इनसाइट्स ऑन इंडिया से हमने सभार लिया है। ठीक है, तो देखें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है राहत। बोला गया है कि क्षमा या क्षमादान प्राप्त करने के लिए सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक कहलाता है। दूसरा, फिर से लिखा है राहत, सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम करना। और तीसरा युग्म है कि क्षमा, विशेष परिस्थितियों के कारण कम सजा देना। और चौथा कथन है, ये चौथा युग्म है कि लघुकरण, कठोर दंड को हल्के दंड से प्रतिस्थापित करना। अब बताना है इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। अब देखिए जो नंबर एक का युग्म है, पहला युग्म है कि राहत, जो कि क्षमा या क्षमादान प्राप्त करने के लिए सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक। तो ये पहला कथन जो है, ये जो पहला युग्म है ये सत्य है कि राहत का मतलब ये होता है कि जो क्षमा है या जो क्षमादान प्राप्त करने के लिए जो सजा है उसके निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि राहत, सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम करना। तो ये गलत है, बल्कि ये क्षमा में ऐसा होता है कि सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम करना, ये क्षमा के तहत आता है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। तीसरा कथन है क्षमा, विशेष परिस्थितियों के कारण कम सजा देना, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह राहत में होता है कि विशेष परिस्थितियों के कारण कम सजा देना राहत कहलाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। और चौथे युग्म की बात करें, लघुकरण, कठोर दंड को हल्के दंड से प्रतिस्थापित करना, तो ये चौथा कथन भी सत्य है। तो पहला और चौथा सत्य है, दूसरा और तीसरा असत्य है। बताना है कि हमको कितने गलत हैं, तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल दो, यानी कि कथन दो और कथन तीन गलत हैं। ठीक है, और अगला है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति के धर्म के प्रति मौलिक अधिकार को निर्धारित करता है। और दूसरा युग्म है कि अनुच्छेद 26 यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने के अधिकार को बरकरार रखता है। और तीसरा युग्म है कि अनुच्छेद 29 यह विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करना है। बताना है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 जो है ये असल में अंतःकरण की और धर्म को के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका मतलब ये है कि पहला कथन जो है सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के प्रति मौलिक अधिकार को निर्धारित करता है। जबकि अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार को बरकरार रखता है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो अनुच्छेद 26 है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का व्यवस्था करता है, तो और 26 ख के तहत करता है, तो सही ये भी सत्य हो जाएगा। और तीसरा जो युग्म है कि अनुच्छेद 29 यह विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है, तो यह भी सत्य है, क्योंकि ये असल में क्या करता है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अब एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देना है यहाँ पे, तो तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 25 है असल में यह किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। लेकिन जो अनुच्छेद 26 है तो इसके तहत जो समूह की स्वतंत्रता है वो अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सत्य हो जाएंगे, तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन जो है सही सुमेलित हैं, या जो तीनों युग्म हैं ये सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न।
तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा कथन कि केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा कथन है कि आयोग क्रमशः केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियों और व्यय जिम्मेदारियों के बीच उत्पन्न असंतुलन को संबोधित करता है। अब बताना है कि इनमें से कौन सही है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर ये एक दो तीन सभी। तो देखिए, जो वित्त आयोग है यह इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन कि केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, ये गलत है, क्योंकि आयोग में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता, क्योंकि इसका जो गठन है हर 5 साल में नए सिरे से होता है। इसके अलावा यह कर राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था सुझाने के अलावा यह राज्यों एवं अन्य स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता देने का सिद्धांत भी निर्धारित करता है। और जो तीसरा कथन है कि यह केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियों और व्यय जिम्मेदारियों के बीच उत्पन्न असंतुलन को संबोधित करता है, तो ये सत्य है। तो पहला और तीसरा जो है ये सत्य है, दूसरा असत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल एक और तीन। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसके संबंध में पहला कथन है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तावना एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा कथन है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को दर्शाता है तथा इस बात पर बल देता है कि सत्ता केवल नागरिकों के पास ही रहती है। और तीसरा कथन है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो पहला कथन देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित भारतीय प्रस्तावना जो है एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, तो ये गलत है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव पर जो भारतीय प्रस्तावना जो जारी की गई थी या प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुई और 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस पर यह लागू हुई, है ना। इसके अलावा जब आपातकाल आया तो उस समय इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन करते हुए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है, तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। और दूसरा कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को दर्शाता है तथा इस बात पर बल देता है कि सत्ता केवल नागरिकों के पास ही रहती है। मतलब लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये नहीं दर्शाता, बल्कि ये दर्शाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को तो दर्शाता ही है तथा इस बात पर भी बल देता है कि सत्ता केवल सरकार के पास नहीं बल्कि नागरिकों के पास ही होती है ना। यानी केवल जोड़ दिया है कि सत्ता केवल सरकार के पास नहीं बल्कि नागरिकों के पास होती है। ठीक है, तो इसलिए तीनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन जो हैं ये गलत हैं। अगला देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 जो है ये उच्च न्यायालय को उनके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने या कोई भी आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा कथन है कि इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या बनाया गया कोई भी कानून या आदेश कोई भी आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। तो पहला कथन देखेंगे हम, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन से गलत हैं। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 उच्च न्यायालय, तो 142 जो अनुच्छेद है इसका उच्च न्यायालय से कोई संबंध नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय से है। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या बनाया गया कोई भी आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा, तो ये सत्य है, क्योंकि जो अनुच्छेद 142 है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद
द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। तो दूसरा कथन जो है सत्य है और पहला असत्य है। अब हमको बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला कथन गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। अगला देखेंगे छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। पहला है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद। दूसरा है कि नौवहन विभाग और न्यायालय की अवमानना के मामले। तीसरा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, और चौथा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अब बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल एक और तीन, केवल दो और चार, केवल एक, दो और तीन, या फिर ये सभी। तो मूल अधिकार क्षेत्र की अगर हम बात करें या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी विवाद की जो प्रथम दृष्टया जो सुनवाई करने की शक्ति है उसकी बात कर रही है, न कि अपील के माध्यम से। अब जो कथन एक है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद, तो यह इसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय हैं इनको संसद सदस्यों और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनको उनके चुनाव को चुनौती देने वाली जो चुनाव याचिकाएं होती हैं उन पर सुनवाई करने का मूल अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला कथन जो है सत्य हो जाएगा। और कथन दूसरे की बात करें कि नौवहन विभाग और न्यायालय की अवमानना के मामले, तो ये कथन भी सही है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय हैं इनको नौवहन विभाग, वसीयत, विवाह, तलाक और कंपनी कानूनों के मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में इन्हें अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार है, जो कि इनके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। अब तीसरा है कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, तो ये भी इसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए तीन कथन भी सही है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जिससे यह उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। और ये जो मूल अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है, यह धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ साथ समवर्ती रूप से काम करता है। और कथन 4 की बात करें कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो यह कथन गलत है, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है यह अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य आरंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 3, ये कथन सही है, बाकी चौथा कथन जो है गलत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाने में मुख्य रूप से निम्नलिखित का प्रभाव था। देश का विशाल आकार और जनसंख्या, भारतीय समाज की विविधतापूर्ण प्रकृति, तीसरा ब्रिटिश शासन के तहत शासन का ऐतिहासिक अनुभव जिसने प्रतिनिधि संस्थाओं के तत्वों को पेश किया। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो हमारे देश में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया, इसको अपनाने का यही तीनों प्रभाव था। पहला ये कि भाई देश का विशाल आकार और जनसंख्या है, इसलिए भी अपनाया गया। अब क्योंकि क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर अपनाते तो जहाँ पे हर नागरिक बड़े निर्णय भाग लेते हैं तो व्यवहारिक रूप से असंभव होता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। तो पहला कथन जो है कि देश का विशाल आकार और जनसंख्या, इसको देखकर भी अपनाया गया। दूसरा, भारतीय समाज की विविधतापूर्ण प्रकृति, इसको भी देख के यह अपनाया गया। साथ ही साथ अब जो भारत में जो भारत सरकार अधिनियम आए थे 1919, 1909, 1935, तो इनके माध्यम से जो प्रतिनिधि संस्थाएं, इनके तत्वों को धीरे धीरे से लागू किया गया था। तो इसके साथ साथ हमारे जो शासन प्रणाली में ऐतिहासिक अनुभव मिला, जिसकी वजह से प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया था। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, तीनों। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य बने रहने का निर्णय लेते हुए भी गणराज्य बनने का विकल्प चुना, जिसका प्रमुख ब्रिटिश सम्राट था।
दूसरा कथन है कि राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा हो। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है, जो पहला विकल्प है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। और विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब देखिए हम इन कथनों को कि भारत ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य बनने का निर्णय लेते हुए भी गणराज्य बने रहने का विकल्प चुना जिसका प्रमुख ब्रिटिश सम्राट था। तो ये सही है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश ने एक निर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए गणतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही साथ भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता जारी रखने का विकल्प चुना। हालांकि यह उस समय एक अनूठी राजनीतिक व्यवस्था थी क्योंकि जो राष्ट्रमंडल देश थे ये ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश राजशाही के प्रति निष्ठा से जुड़ा था। तो पहला कथन जो है सत्य है और दूसरा है कथन वो गलत है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निष्ठा दिया जाए। लेकिन 1949 के लंदन घोषणा पत्र ने इसे संशोधित कर दिया। इसने भारत और बाद में अन्य राष्ट्रों को गणराज्य बनने और फिर भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने की अनुमति दी और सम्राट को केवल अपने स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों के मुक्त संघ के प्रतीक और इस प्रकार राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में मान्यता दी। इससे भारत जैसे हमारे देश की संप्रभुता या गणतांत्रिक स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला कथन जो है सत्य है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसमें शामिल है। तो हमारे जो भारतीय संविधान का भाग 4 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है उसके बारे में सवाल है ये कि नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करना। ठीक, पहला। और दूसरा है कि पहला ही है कि नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करना। और दूसरा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो जैसा कि पहले ही बताया आपको कि जो भाग 4 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है ये नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है धारा 39A के तहत। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 43A के तहत। इसके अलावा कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के तहत। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वनों और वन्य जीवों का सुरक्षा अनुच्छेद 48A के तहत करता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है उसके बारे में भी जो अनुच्छेद है या उपबंध है वो 51 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो चारों कथन है ये चारों सही हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का। अब देखेंगे अगला 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था। पहला कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया। दूसरा, संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरा, भूमि सुधारों को जांच से छूट दी गई। अब बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो प्रथम संविधान संशोधन की बात कर रहा है। तो जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें यह था कि भूमि सुधारों को समीक्षा से मुक्त करना, इसके समीक्षा से फ्री करना। इसके अलावा संविधान में पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये तीनों चीज किए गए थे। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना।
अब 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में होगा। तो 356 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, सॉरी मतलब जो 356 है असल में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उससे संबंधित है। तो ये है, ठीक है। पहला तो पहला जो है गलत ही है। दूसरा है कि भारत में कानूनी व्यवस्था यह प्रावधान करती है कि अंग्रेजी तब तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडलों और संसद द्वारा इसे बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर दिए जाते। अब बताना है कि इनमें से कौन से गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो। तो पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि पहला कथन क्या है, जो 348 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी अधिनियमों का आधिकारिक पाठ जो है अंग्रेजी भाषा में होगा। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि भारत में कानूनी व्यवस्था यह प्रावधान करती है कि अंग्रेजी तब तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडलों और संसद द्वारा इसे बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर दिए जाते। तो ये कानूनी व्यवस्था की बात कर रही है, ठीक है। तो जो वर्तमान कानूनी व्यवस्था है यह प्रावधान करती है कि अंग्रेजी तब तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी जब तक कि राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में बंद करने के प्रस्ताव को पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है सत्य है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, है ना। अब प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 12वां है कि राज्य चुनाव आयोगों यानी कि SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन की परिसीमन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि SEC यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग की परिसीमन शक्तियां राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक विस्तारित हैं। तीसरा कथन है कि SEC यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन प्रयोजनों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची पर निर्भर करते हैं। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे कि पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कथन सत्य है, क्योंकि ये हर 5 साल में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग की परिसीमन शक्तियां राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक विस्तारित है। ये गलत है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी परिसीमन शक्तियां राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होती है, बल्कि यह भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन प्रयोजनों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची पर निर्भर करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि मतदाता सूचियों का उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, न कि परिसीमन के लिए सीधे तौर पर। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन, यानी पहला कथन सही है, केवल एक, ठीक है। और अगला है 13वां नंबर प्रश्न और अंतिम है इस वीडियो का, कि मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य मृत्युदंड को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन घोषित किया? अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 16 और 22, अनुच्छेद 15 और 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। सही विकल्प क्या? यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अनिवार्य मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि ऐसा कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण है जो उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तियों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित करे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।